नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उन्होंने उनके गांव में सुने हुए एक अनुभव पर आधारित है। कहानी का कुछ हिस्सा उन्होंने काल्पनिक ढंग से लिखा हुआ है, क्योंकि कहानी जिन पर आधारित है उनके साथ रात में वहां क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव की कहानियों हमेशा ही मुझे ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि जब भी हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तब हमें याद आता है घना अंधेरा। अंधेरे के साथ धीरे धीरे फैलता हुआ सन्नाटा, हर तरफ नजर आने वाला खालीपन, ठंडी हवा के झोंकों के साथ शरीर में उठने वाली सनसनाहट, कानों में गूंजते हुए हवा की गूंज और हर जगह से आती हुई अजीब अजीब आवाजें, जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के किस्से बाकी कहानियों से थोड़े अलग ही होते हैं। अलग और डरावनी ये भी एक ऐसा ही किस्सा है। ये सच है, झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में सोचे तो आज भी हमारे अपने गांव में ऐसी कितनी जगह है, ऐसे कितने किस्से हैं जिनके राज हम आज तक नहीं जानते, और जिनके बारे में हम जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बाद अकेले वहां जाने की हमारी कभी हिम्मत नहीं होती। ये कहानी पुरानी है, काफी पुरानी कहानी तब की है जब एक पूरे स्कूल पर सिर्फ एक या दो शिक्षक हुआ करते थे, और एक अकेला शिक्षक सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया करता था। उस समय उनके गांव को मिलाकर और अड़ोस पड़ोस के कुछ 4-5 गांव के लिए वहां सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, जो कि पड़ोस के गांव में था। 2 महीने पहले ही स्कूल पर एक नए शिक्षक नियुक्त किए गए थे। उनका नाम तानाजी था। चुनावी माहौल था तो स्कूल के साथ साथ चुनावी कामकाज भी तानाजी के गले पर गया था। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक चुनावी मीटिंग के सिलसिले में तानाजी स्कूल जल्दी बंद करके दूसरे गांव तहसील कार्यालय चला गया था। वापस गांव आते आते तानाजी को काफी देर हो गई थी, मतलब लगभग आंधी रात हो चुकी थी। वैसे वो स्कूल का सब काम खत्म कर शाम होने तक अपने वाड़े यानी घर पर लौट आया करता था, लेकिन जब से चुनाव का काम बढ़ गया था तब से उसे रोज घर लौटने में रात के करीब 10 बज रहे थे। आज तो रात के 11 बज गए थे। गांव के एक पुराने वाड़े में तानाजी अकेला किराए पर रहता था। उसने अब तक अपने परिवार को अपने साथ नहीं लाया था। असल में वो वहां से अपनी ट्रांसफर के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन चुनावी माहौल होने के कारण उसे कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कहा गया था। मीटिंग खत्म होते ही तानाजी अपनी साइकिल लेकर घोर काले अंधेरे में लाइट चमकाते हुए गांव की सीमा में दाखिल हुआ। तभी उसका ध्यान रास्ते के किनारे दूर खड़ी एक परछाई की ओर चला गया। वहां कोई था जो अपने दोनों हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। साइकिल पर जो पुराने जमाने की मोटर वाली हेडलाइट थी उसकी रोशनी बहुत कम थी, इसलिए कम रोशनी में तानाजी ठीक से देख ना सका और उसने अचानक से ब्रेक लगाकर साइकिल रोक दी। अब उसे एहसास हुआ कि गांव की सभी लाइट चली गई है, और वो अच्छे से जानता था कि अगर एक बार लाइट चली जाती है तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब लौट आए। ये बात वो मन ही मन में सोच ही रहा था कि तब फिर से उसका ध्यान सामने चला गया, जहां उसे कोई दिखाई दे रहा था। हेडलाइट की रोशनी में तानाजी ने ध्यान से देखा देखा तो उसके सामने पागल बेताड़ हाथ ऊपर करके खड़ा दिखाई दिया। बेताल, जिसे मराठी में बेताड़ कहते हैं। गांव के लोग उसे बेताल ही कहकर बुलाते थे। गांव में कोई नहीं जानता था कि ये पागल गांव में कब और कैसे आया था। सुना था कि पिछले साल एक रोज अचानक वो गांव के श्मशान के पास एक बरगद के पेड़ के पास दिखाई दिया। वो पागलों की तरह हकते कर गांव वालों को डरा रहा था, लेकिन उसने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी। स्वभाव से वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि जब भी वो गायब हो जाता तो 1015 दिन किसी को दिखाई नहीं देता था। लोग सोचते थे कि अब की बार वो गांव छोड़कर चला गया होगा, और एक दिन अचानक वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता। वो कभी किसी से खाना या भीख भी नहीं मांगता था। जब इस मसान में चिता जलती तो उसके खाने का इंतजाम अपने आप हो जाता। वहां चढ़ाया जाने वाला श्राद्ध ही उसका भोजन था, इसलिए उसे किसी ने गांव के बाहर भगाने की कोशिश तक नहीं की थी।
लाश को देखकर वो खिलखिलाकर हंसता और बस इतना कहता, ये जरूर नरक जाएगा। उसके मुंह से स्वर्गीय शब्द कभी नहीं निकलता था, तो वो कभी कहता, ये भटकता रहेगा, इससे कभी शांति नहीं मिलेंगे, इसे तो मैं अपने साथ रखूंगा। लोग उसकी ऐसी हरकतों के कारण उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे, और इन्हीं हरकतों के कारण गांव वालों ने उसे बैताल नाम दिया था। साइकिल रुकते ही उसकी लाइट भी बंद हो गई थी। अपने पास के थैले से टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी सामने करते हुए तानाजी ने पूछा, क्या रे बैताल, तूने मुझे रोका क्यों? बैताल बरगद के पेड़ और अपने आसपास देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। अरे पागल, बोल, जल्दी खाना वगैरह चाहिए क्या? बैताल हंसते हंसते अचानक से रुक गया और फिर धीरे से बोला, वो आज तुम्हें ले जाएंगे। तानाजी ने आसपास टॉर्च घुमाकर अंधेरे में देखा और फिर से पूछा, कौन कौन मुझे ले जाएगा? ठीक ही करते हुए वो फिर से डरावनी हंसी हंसने लगा। तानाजी ने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तानाजी ने उसके घर आने वाले किशन काका से बेताल के बारे में और उसकी अजीब हरकतों के बारे में पहले ही सुन रखा था, और वो अच्छे से जानता था कि गांव का अनुभव ऐसा ही होता है। उसने बेताल की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी साइकिल पर टांग मारते हुए अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में घर के सामने जमीन पर उसे मुट्ठी भर बीड़ी के टुकड़े दिखाई दिए। बीड़ी के अधजले टुकड़ों को देख वो समझ गया कि शायद किसान काका मेरा इंतजार करते हुए बहुत देर तक यहां बैठे होंगे। एक वो ही थे जो यहां बैठ एक के बाद एक बीड़ी पिया करते थे। तानाजी के उस किराए के वाड़े के बाहर पुराने जमाने की पत्थर से बनाई हुई 2 सीढ़ियां थी, काफी बड़ी, जहां कोई भी आदमी अच्छी तरह से चौड़ी मारकर बैठ सकता था। उन सीढ़ियों को लगकर पास ही एक बिजली का खंबा था। जब लाइट होते थे तब किशन काका एक बीड़ी का बंडल लेकर वो आकर बैठ जाते और बीड़ी पीते हुए तानाजी को गांव के किस्से सुनाया करते थे, जैसे कि गांव में कोई झगड़ा हो गया, किसी की बीवी घर छोड़कर भाग गई, किसी को कहीं चुड़ैल दिखाई दी, कोई भूत दिखाई दिया, और ऐसे किस्से सुनाकर वो खुद भी हंसा करते थे। हाल के दिनों में वो तानाजी से कहने लगे थे कि गांव के आसपास कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई दी है, जो लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। भूल कभी कभी उनके साथ चले मत जाना। तानाजी को उनकी ये बातें मूर्खतापूर्ण लगती थी, लेकिन बातचीत करने के लिए तानाजी को उनके सिवा कोई था भी नहीं। किशन काका गांव में अकेले ऐसे इंसान थे जिनके साथ तानाजी का थोड़ा बहुत वक्त गुजरता था। बाकी गांव के लोगों से तानाजी के ज्यादा जान पहचान नहीं थी, और होती भी कैसे। तानाजी सुबह सुबह घर से स्कूल के लिए निकल जाता और शाम होने के बाद ही लौट आता था। किशन काका देर रात तक घर की सीढ़ियों पर बैठे रहते, यहां वहां की बातें करते, और बातें करते करते बीड़ी का धुआं निकालकर देर रात अपने घर चले जाते थे। तानाजी का भी कुछ ऐसा ही था। रोज घर आने के बाद केरोसिन के स्टोव पर अपने लिए खाना पकाता और वही खाना खाकर सो जाता। जब कभी छुट्टी होती तो सुबह की पहली बस से अपने गांव यानी अपने घर चला जाता और सीधे सोमवार सुबह ही लौट आता था। ऐसे में किसी के साथ बात करने या दोस्ती करने के लिए उसके पास वक्त कहाँ था। तानाजी ने अपनी साइकिल बिजली के खंभे के पास खड़ी कर दी और ताला खोलकर घर के अंदर चला गया। आदतन टटोल कर उसने दिया जलाया, अपने कपड़े बदलकर हाथ पर धो लिए और स्टोव पर दाल चावल पकाने के लिए रख दिए। अपनी पेटी में कुछ कागजात रखें और उसी में से एक किताब निकालकर दीवार को तकिया लगाकर सटकर बैठ गया और पास ही रखे दिए की पीली रोशनी में वो किताब को पढ़ने लगा। उसे अच्छे से पता था कि दाल चावल पकने में 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें झपकने लगी थी। मास्टर जी है क्या बाहर? खिड़की के पास से आती एक अनजानी आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने वहीं पर बैठे बैठे बाहर देखा। उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी तो तानाजी लालटेन लेकर खिड़की के पास चला गया। बाहर एक सफेद चाट, सफेद धोती और सफेद टोपी पहने हुए कोई आदमी खड़ा था। वो आदमी सीढ़ियों से थोड़ा दूर होने के कारण तानाजी को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया
और उसे महसूस हुआ कि आज बाहर बहुत घना और गहरा अंधेरा है। कौन है जी? मैं आपको लेने आया हूं। शायद आप मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हें जानता हूं। उस बूढ़े ने अपनी शांत, ठंडी और बूढ़ी काब की आवाज में कहा। तानाजी को लगा कि गांव का कोई बूढ़ा इंसान होगा। इतनी रात को मुझसे क्या काम है? कुछ खास नहीं। अगर संभव हो तो पुल पर जाना था। उस गांव के नजदीक से एक नदी बहती थी, जहां पर गांव वालों ने श्रमदान करके एक पुल बनवा लिया था, और उसी पुल के बाजू में गांव का श्मशान था। इतनी रात को पुल पर क्यों जाना है, अभी दिन रात? ऐसे बेवक्त लोग पुल पर क्यों जाते हैं? जाहिर सी बात है, मिशन पर जाते हैं। तुम्हारे पास साइकिल है, इसलिए सोचा कि तुम्हें लेता चला जाओ। कोई मरा है क्या? तानाजी ने थोड़ा झिझक कर पूछा। हां, बाहर अंधेरे से उसके सवाल का जवाब आया। कौन मरा है पता नहीं कौन है, पर वो इस गांव का नहीं है। और बाकी गांव के लोग कहाँ हैं? वो सब तो लाश के साथ आगे चले गए हैं। किसी को अंतिम विदा करना पुण्य का काम होता है, उसके लिए वक्त नहीं देखा जाता। अगर तुम्हें संभव है तो तुम्हारे लिए रुक जाता हूं, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तानाजी ने पीछे स्टोव को देखा तो दाल चावल का पानी उबल रहा था। उसने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, बाबा बस 5 मिनट रुकिए। सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़े चावल खा लेता हूं। और फिर निकलते हैं। तानाजी पीछे मुड़ा और कुछ सोचकर कहा, आपने खाना खाया या नहीं? मैं दरवाजा खोलता हूं, आप अंदर आ जाइए। बूढ़े ने दूर अंधेरे में से ही कहा, नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूं, तुम खाना खा लो। वहां कितनी देर लगेगी क्या पता। तानाजी ने आधा पका हुआ खाना खाया और अभी अभी उतार कर, राखी कमी चढ़ाकर उसने कीली पर टंगा ताला निकाला। उसी के साथ कीली पर टंगा हुआ कैलेंडर भी नीचे गिर पड़ा। तानाजी ने कैलेंडर को उठाकर कीली पर फिर से लटका दिया, और तब उसने देखा कि कैलेंडर पर आज की तारीख पर कुछ निशान बना हुआ था। पर उसने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि ताला लगाने की भी क्या जरूरत है, इतनी रात को वहां कौन आने वाला है। और फिर उसने ताला भी नहीं लगाया, और ऐसे ही वो घर से बाहर चला गया। दरवाजे की कुंडी लगा ली और पीछे देखा। बूढ़ा वही दूर अंधेरे में खड़ा था। तानाजी ने अपनी साइकिल निकाली और उस पर बैठा की। तभी उसे महसूस हुआ कि साइकिल में हवा ही नहीं है। उसने फिर से साइकिल को खंभे के पास खड़ा करते हुए कहा, बाबा साइकिल में हवा ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए तानाजी ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा कब का आगे निकल चुका था। वो जल्दी जल्दी में चल रहा था। तानाजी को लगा कि शायद बूढ़े ने पहले ही देख लिया होगा और उसे देर हो रही होगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। चलते हुए दोनों में थोड़ा अंतर पड़ चुका था। अंधेरे में तानाजी को उस बूढ़े के सिर्फ सफेद कपड़े लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई सफेद धुएं जैसे आकृति उसके आगे आगे चल रही हो। कुछ दूर आगे जाने पर तानाजी को लगने लगा कि टॉर्च को साथ ले लेता तो अच्छा होता, लेकिन बूढ़ा एकदम से चलने लगा, इसलिए तानाजी को सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। सामने सफेद धुएं सी हिलती हुई आकृति के पीछे पीछे तानाजी के पांव तेजी से पड़ रहे थे, और तेज चलते हुए वो दोनों गांव के बाहर आ गए। तानाजी ने ऊपर आसमान में देखा, आसमान में सिर्फ तारे नजर आ रहे थे। आसपास से आती झिंगोरों की एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजने लगी थी। दूर कहीं पर कुत्ते रो रहे थे। तभी अचानक तानाजी को पीछे से आती कदमों की आहट सुनाई दी। तानाजी ने हल्के से पीछे मुड़कर देखा। उसे उसके पीछे कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। सामने बूढ़ा जैसा था, ठीक वो वैसे ही लोग थे। तानाजी को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि गांव के ही लोग होंगे और उनके होने के एहसास है। अब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। कुछ दूर चलने पर तानाजी ने सामने चल रहे बूढ़े की ओर आंखें बारीक करते हुए देखा। उसे अभी सिर्फ उनके कपड़े दिखाई दे रहे थे, हवा में लहराते हुए, किसी भूत जैसे। इतने में तानाजी को उल्लू की एक आवाज सुनाई दे। वो आवाज साधारण नहीं थी। आवाज को सुनकर तानाजी अपनी जगह पर ही रुक गया। तानाजी के रुकते ही सामने चल रहा बूढ़ा भी रुका। तानाजी ने फिर से पीछे मुड़कर देखा
और उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे चलने वाले जो गांव वाले थे उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और तानाजी के रुकने के साथ ही वो सब भी अपनी जगह पर रुक गए थे। अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। लगा जैसे कहीं से आंधी आने वाली हो। एकदम से सब माहौल पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया। आसमान बादलों से घिरता चला गया, और घिरते हुए बादलों ने तारों की जो हल्की रोशनी थी उसे भी ढक दिया। अब अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना लगने लगा था। तानाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर क्या हो रहा है। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। एक पल के लिए सब तरफ रोशनी चमकी, और उस चमकती हुई रोशनी में तानाजी ने ध्यान से देखा। उसके पीछे खड़े गांव वालों के हाथ पैर सर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा में लहराते हुए कपड़े दिखाई दे रहे थे। और तब उसे याद आया, आज सुबह ही उसने कैलेंडर में देखा था। आज की तारीख के सामने एक गोल बनाया गया था। आज अमावस की रात थी, और अमावस की रात को किशन काका ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। उस ढेराव ने एहसास से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसने जैसे तैसे हिम्मत कर अपना एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी के साथ सामने खड़े बूढ़े ने और पीछे खड़े लोगों ने ठीक वैसी ही हरकत की जैसे वो सभी लोग उसके साथ बंधे हो। ये देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि मैं जहां भी जाऊंगा ये मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। अचानक से सामने वाले बूढ़े ने कुछ हरकत की, और उसी के साथ एक मशाल जल उठी। तानाजी उसकी ओर रह गया, और फिर एक एक कर वहां ना जाने कितनी सारी मसाले जलनी शुरू हो गई। अब तानाजी के चारों तरफ मसालों की पीली रोशनी फैल गई थी। उस रोशनी में उसे कुछ नजर आया। एक साथ हुई दो चिताएं, जिनमें एक चिता खाली थी, तो दूसरी चिता पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक शव रखा था, और उसे सिर्फ अग्नि देना बाकी था। आसमान में घने बादल छाए थे। वातावरण में ठंड बढ़ती जा रही थी। आसपास इतनी सारी मसाले जल रही थी, और फिर भी तानाजी का शरीर ठंड के कारण थरथरा रहा था। वो अपनी आंखें झुकाकर खड़ा रहा। नजर उठाकर आसपास देखने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। उसका दिमाग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास खड़ी परछाइयां भी झुकी हुई घुटनों पर बैठी हुई है, जैसे कोई महाराज आने वाले हो। और उसी पल सामने चिता पर जो प्रेत था वो धीरे से उठकर बैठ गया। तानाजी आंखें फाड़कर सामने का दृश्य देखने लगा। पल पल उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उस लाश ने अपने पैर नीचे छोड़ दिए, और अपने पैर के घुटनों पर दोनों हाथों को रखते हुए वो प्रेत किसी राजा की तरह उठकर बैठ गया। ठीक वैसे जैसे कोई महाराज अपने सिंह संत पर बैठते हैं। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ ऊपर उठाए, और फिर अपना सिर ऊपर कर आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़े। फिर उसी तरह से अपने हाथ नीचे लेते हुए उसने अपने चेहरे का सफेद कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही तानाजी ध्यान से देखने लगा। उस प्रेत का चेहरा तानाजी को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तानाजी ने फिर से आंखें बारी कर वो देखा, और उसी के साथ उसके शरीर में जैसे बिजली कौन गई। लकड़ियों की चिता पर महाराज जैसा बैठा हुआ प्रेत और कोई नहीं बल्कि गांव का पागल बेतार था। तानाजी बस उसे देखता रह गया हो। मास्टर, हमारी पालकी कमान आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। पागल वेताल के शब्द तानाजी ने स्पष्ट सुने थे। मान कैसा महान। और तुम कौन हो? तानाजी ने घबराती हुई आवाज में पूछा। पागल बेताल किसी राक्षस जैसा हंसने लगा। अरे इस मूर्ख इंसान को बताओ कि हम कौन हैं, और ये भी कि पालकी का मान क्या होता है। जी, इस बूढ़े ने तानाजी को यहां तक लाया था। अब वो तानाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। मास्टर, ये हमारे बैताल महाराज है। बैताल महाराज मतलब हम भूतों के राजा हाज अमावस है, और आज ही के दिन महाराज की पालकी निकलती है। उस पालकी के सामने हम सभी भूत, पिशाच, हड़ल, चुड़ैल, डाकनियां सब नाचते हैं, जिसे इस पालकी का मान मिलता है। सभी भूत उसके इशारे पर नाचते हैं। बैताल महाराज खुश हुए तो अगली अमावस
उसे महाराज जैसी दूसरी पालकी में बैठने का मौका मिलता है। तानाजी को उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि खड़े खड़े बस कांप रहा था। तभी बूढ़े ने अपनी हाथ की मशाल आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ इस दूसरी चिता को आग लगा दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तानाजी के हाथ में मशाल देकर बूढ़ा फिर से पीछे अंधेरे में जाकर खड़ा हो गया। तानाजी खड़े खड़े बेताल को देखता रह गया। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गला पूरा सूख चुका था। हाथ के साथ साथ मशाल और मशाल की आंख भी थरथरा रही थी। कुछ देर इंतजार कर बेताल ने अपनी लाल धधकती आंखों से तानाजी की तरफ देखा और एक गुरहट भरी आवाज में उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तानाजी ने थर थराते हाथों से चिता में आग जला दी। एक पल में वो चिता धाए धाए करते जलने लगी। उसे लगा जैसे उसका खुद का शरीर जल रहा हो। मांस के जलने की गंध हर तरफ फैल गई। नदी के पानी से भी परछाइयां निकलकर ऊपर आने लगी। थपेड़ों पर टंगी आकुरता नीचे उतरने लगी। इतने में कुछ फूटने की तेज आवाज हुई। लगा जैसे खोपड़ी फूट गई हो। और उस आवाज के बाद अब तक तानाजी को जो डर लग रहा था वो अचानक कहीं गायब हो गया। उसे उसका शरीर एकदम से हल्का हल्का महसूस होने लगा और फिर उसे लगा जैसे वो बाकी भूतों की तरह हवा में लहरा रहा है। वो हंसने लगा और उत्तेजित होकर वहां झूमने लगा। बैताल ने कुछ इशारा किया और उसी के साथ लाल फूल मालाओं में सजे पालकी हवा में लहराते हुए वहां आ गई। बैताल जाकर उसमें बैठ गया और फिर धीरे धीरे पाल किस मशान में घूमकर नदी की और उतरने लगी ढोल नगारे बजने लगे। सफेद कपड़ों में जो भूत थे वो नाचने लगे। वो सब सफेद कपड़े थे, उनका शरीर ही सफेद था। ये फर्क अब तानाजी जान चुका था, लेकिन सब कुछ भूलकर बेहोश सा तानाजी सबके सामने नाच रहा था। किसी पागल जैसा उसे जरा भी होश नहीं था। रात के अंधेरे में वो ढोल नगारों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। गांव के करीब अपने झोपड़े के अंदर सो रहे किशन काका ने वो आवाज सुनी और फिर अपने कान बंद कर लिए। सुबह सुबह जब लोग उठे तो उन्हें श्मशान से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। एक एक कर गांव के लोग श्मशान की ओर बढ़े। उन्हें वहां एक चिता दिखाई दी जो कि बुझी हुई थी। उसमें लाल पीले अंगारे दहक रहे थे और उन्हीं में से धुआं उठ रहा था। उसी चिता के पास किसी की चप्पल दिखाई दे रही थी, पर किसी को नहीं पता था कि वो चप्पल किसकी है। हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन किशन का आकर चप्पल देखकर सब कुछ समझ गए थे। वो किसी से बिना कुछ कहे वहां से सीधे मास्टर जी के घर की ओर चल पड़े। वहां से जाते जाते उनकी नजर बरगद के पेड़ की ओर चली गई। वहां भी आज पागल वेताल दिखाई नहीं दे रहा था। उसका आसन खाली था, जो कि एक फटी चटाई थी। किशन काका तेज से चलते हुए मास्टर जी के घर पहुंचे। बाहर खंबे के पास तानाजी के पंचर साइकिल खड़ी थी। घर का दरवाजा खुला था। किशन काका ने दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। नीचे जमीन पर कैलेंडर पड़ा हुआ था। उन्होंने आसपास मास्टर जी को पुकारा। उन्हें बहुत आवाज लगाई, पर कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं आया। मास्टर जी का थैला, उनकी किताब, सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ था। किशन काका की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने काफी देर तक मास्टर जी की राह देखी। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी कि वहां क्या हुआ है। तब काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो चिता मास्टर जी की है। मैंने पिछले महीने ही उनके कैलेंडर पर कल की तारीख पर गोल निशान बनाया था और उन्हें ये कहा भी था कि आने वाली अमावस की रात घर से बाहर मत निकलना, पर मुझे लगता है कि वो उसे ले गए हैं। मैंने उन्हें साफ साफ बताया था कि रात में परछाइयां घूम रही है जो लोगों को पुकारना है और अपने साथ ले जाती है। कल रात मैंने ढोल नगारों की आवाज सुनी थी और ये सब कुछ बताने के लिए मैं कल रात यहां आया भी था, लेकिन कल रात मास्टर जी से मेरी भेंट ही नहीं हुई। ये सब आसपास खड़े लोगों को बताते हुए किशन काका की आंखों में आंसू भर आए थे। पर इस बात पर वहां खड़े लोगों में से
किसी का भी ध्यान नहीं गया। लोग फिर से धीरे धीरे बिखरते चले गए, क्योंकि उनमें से कोई भी मास्टर जी को जानता नहीं था। और फिर किशन काका अपनी नम आंखों से वहीं पर पुरानी सीढ़ी पर बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।